नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग आप लोगों से बातचीत करते हैं डेली करंट अफेयर्स के वो बिंदु जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बार फिर करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए एक आया हूँ। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी सभी जानकारियां बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और पीछे की सारी क्लासेज आप लोग देख रहे हैं। बहुत बेहतरीन करंट अफेयर्स की तैयारी आप लोगों की कराने की मैंने पूरा विश्वास कर रखा है, आप लोगों पर भी और मुझ पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। हमारा डेली करंट अफेयर्स का ये क्लास का जो टाइम है वो आपके सामने है और रोज आप लोगों को क्लास मिल रही है। जल्द ही अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्लासेस भी हमारे लिए रखी जाए तो मैं बहुत ही शानदार लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए अरेंज कर सकता हूं, लेकिन डिपेंड करेगा आप चाहते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत बिना किसी देरी के। वही बातचीत जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। रोज रोज इसकी व्याख्या अलग अलग शब्दों में मैं आपके सामने करता हूं और आप सब बहुत बेहतर तरीके से इन सब चीजों को समझ रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास भी है आप लोगों पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। पहला पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपकी जिंदगी को प्रभावित जरूर कर सकता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति का चुनाव पिछले दिनों हुआ। अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति का आज शपथ ग्रहण समारोह है। ठीक है, क्या है जी? शपथ ग्रहण समारोह है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, और ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बन रहा है और भारत का हम लोग 74वां गणतंत्रता दिवस मनाएंगे। दोनों आप लोग इसको अच्छे ढंग से याद कर सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनने जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब बनने जा रहे हैं। वाशिंगटन डीसी जो है, इसमें इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत का तरफ से कौन गया है? तो भारत की तरफ से जो है वो एस जयशंकर साहब गए। एस जयशंकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं अमेरिका, भारत की तरफ से इसमें भाग लेने के लिए। 20 जनवरी यानी आज की तारीख अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तारीख के रूप में आप लोगों को याद रखनी है। हालांकि आपको पता होगा चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके और रिपब्लिकन पार्टी जो है, किसकी पार्टी है? डोनाल्ड ट्रंप की। इस पार्टी के द्वारा जो है वो क्या जीत दर्ज की गई थी। और बाइडेन जो बाइडेन जो वो चुनाव हार गए थे और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड है। डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड है, वो ये चुनाव हार चुके हैं। तो दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूं। आज डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी का दिन है। वाशिंगटन डीसी राजस्थान भारत से एस जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं वो पहुंचे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब वहां पहुंच चुके हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। ये 47वें राष्ट्रपति और दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जो ना डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं अब तो। जीत रिपब्लिकन पार्टी को ही, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन की इसमें हार हुई थी। इसके साथ ही ये देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी है आज। 40 साल में पहली बार संसद के अंदर होगा शपथ ग्रहण समारोह, यानी कि अब तक संसद से बाहर ही हमेशा अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, लेकिन अब संसद के अंदर ही होगा। भारत की विदेश मंत्री जयशंकर इसमें शामिल होंगे। ट्रंप की दूसरी पारी आज से शुरू होने जा रही है और पहले दिन कई आदेशों पर नजरें रहेगी। लगभग ये कहा जा रहा है कि 100 फैसलों पर वो हस्ताक्षर करने वाले हैं। 100 फैसलों पर क्या करने वाले हैं? हस्ताक्षर करने वाले हैं। भारत के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है कि भारत के अच्छे मित्र जो है नरेंद्र मोदी के साथ इनकी अच्छी मित्रता है। अच्छी मित्रता के एवज में हो सकता है आने वाले समय में भारत को इसका कुछ फायदा जो है वो मिले। अगर भारत को इसका फायदा मिलता है तो ज्यादा बेहतर ही होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो 100 फैसलों पर कर सकते हैं आज हस्ताक्षर। वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, ये नीता अंबानी है और ये मुकेश अंबानी है जो उनके शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप पद ग्रहण को लेकर सफाई व्हाइट हाउस में अपनी दूसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं। राजधानी में कड़ाके की ठंड की संभावना, तापमान -7 डिग्री वहां पर है। अमेरिका में कितना? -7 डिग्री। और 40 साल बाद राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल ग्राउंड के बजाय संसद के अंदर कैपिटल रोटुंडा
जो है इसके मुख्य हॉल में होगा। शपथ के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अपने पहले भाषण में अपने एजेंडे का खुलासा करने के साथ ही देश दुनिया को संदेश देंगे। ट्रंप 1955 में अपनी मां द्वारा दी गई बाइबिल तथा लिंकन बाइबल के साथ भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे शपथ लेंगे, यानी भारत के समय के अनुसार आज रात्रि 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो वो होगा और 500 विशिष्ट अतिथियों को इस समारोह में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा उन्होंने इस चुनाव में दिया था। 4 साल बाद वो दूसरी बार चुनाव जीते हैं, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को दोबारा क्या बनाओ, ग्रेट बनाओ, इस नारे के साथ उन्होंने चुनाव में वापसी की। और इस दिन हो सकता है वो शपथ ग्रहण करते ही 100 से अधिक आदेशों पर वो हस्ताक्षर करें। अवैध अप्रवासियों को वापस भेजने की वो शुरुआत कर सकते हैं। जन्म से नागरिकता के नियम में वो बदलाव कर सकते हैं। कैपिटल हिल जो दंगाई हैं उनको माफी प्रदान कर सकते हैं। मेक्सिको, कनाडा और चीन पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगा सकते हैं। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते से अलग होना और तेल ड्रिलिंग को वो अनुमति दे सकते हैं और क्यूबा को आंतक प्रायोजक देश का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा टिकटॉक पर तो प्रतिबंध के आसार पहले से ही लगाए जा रहे हैं। वेनेजुएला पर प्रतिबंध हटा सकते हैं। इस प्रकार के फैसले, हालांकि टिकटॉक जो है इस पर वहां के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हालांकि हाल ही में क्या कर दिया है, इस पर रोक लगा दी है और भारत में तो 2020 से ही बैन है। 2020 से ही टिकटॉक को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। चलिए सर नेक्स्ट बात करिए। अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ग्रहण कब करनी है? तो आज यानी कि 20 जनवरी 2025 को भारत के समय के अनुसार, भारतीय समय के अनुसार रात्रि 10 बजे जो है, रात्रि 10 बजे क्या करने वाले, शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना 500 विशिष्ट अतिथियों को न्योता दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर जो है वो इसमें भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। ठीक है सर। इसके बाद में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ किसने ली है? तो यहाँ पर पता ही है डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। जो बाइडेन के आगे अब पूर्व लग चुका है, पूर्व राष्ट्रपति बन चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति। इनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। सब बातें समझनी है, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इनकी है। इसके अलावा ध्यान रखना है कमला हैरिस जो है वो भी अब पूर्व उपराष्ट्रपति हो चुकी है, पूर्व उपराष्ट्रपति हो चुकी है, जिनके साथ राष्ट्रपति के चुनाव का मुकाबला था, राष्ट्रपति का चुनाव वो हार चुकी है। जेडी वेंस जो है नए उपराष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, जेडी वेंस ये अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति, ठीक है, नए उपराष्ट्रपति होंगे। कहां के? ये होंगे अमेरिका के। तो यहां ध्यान रखना है कि जेडी वेंस जो है वो अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति होंगे, जेडी वेंस अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल बैठक होती है, वो एनुअल मीटिंग का आयोजन जो है 20 से 24 जनवरी 2025 को दावोस में होगा। दावोस इसका नाम है जगह का, दावोस। दावोस जो है स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर ये है, स्थित है। ठीक है, ये लो अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की बैठक का आयोजन हो रहा है। ये 20 से लेकर के 24 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। 20 से 24 जनवरी 2025 तक इस बैठक का आयोजन हो रहा है। विश्व के 5 दिवसीय इस बैठक के लिए दावोस में विश्व के बड़े बड़े लोग एकत्रित हुए हैं और भारत ने इस बार अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है, जिसमें 5 केंद्रीय मंत्री, 3 मुख्यमंत्री और कई अन्य राज्यों के मंत्री, लगभग 100 सीईओ और अन्य नेता भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। मुख्य उद्देश्य भारत का इसमें इतना बड़ा दल भेजने के पीछे है, भारत चाहता है कि भारत में इन्वेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। इन्वेस्ट को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्ट की डिमांड जो है और ज्यादा करने के लिए, या भारत में आकर लोग इन्वेस्ट ज्यादा करें, आर्थिक गतिविधियां भारत में ज्यादा बढ़े, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था भारत चाहता है कि वो तीसरे नंबर पर आ जाए दुनिया में। इसके लिए भारत का प्रयास जारी है। इधर अमेरिका से भी भारत को मदद मिलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अब अमेरिका में भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, तो हो सकता है मोदी की दोस्ती का कुछ फायदा उनको मिले। चलिए अगली बात करते हैं। विश्व के नेता 5 दिवसीय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठक 2025 के लिए कहां एकत्र हुए हैं? दावोस में, दावोस।
ये कहां पर है सर? ये है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर एकत्रित हुए। बहुत शानदार देश है स्विट्जरलैंड, दावोस। तो यहाँ पर दावोस जो है ये एकदम सही है। न्यूयॉर्क नहीं है, लंदन नहीं है, जिनेवा नहीं है। तो यहाँ दावोस के अंदर ये 5 दिवसीय कितने दिन का होने वाला है? तो दिन भी जरूर ध्यान रखना, 5 दिवसीय है। कब से लेकर के कब तक है? 20 से लेकर के 24 जनवरी 2025 तक इस बैठक का आयोजन यहाँ पर होना है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ रही होगी। भारत इस बार किस उद्देश्य से दावोस में एक बड़ा दल भेज रहा है? पर्यावरण सम्मेलन के लिए नहीं, खेल आयोजन के लिए नहीं, शिक्षा सम्मेलन के लिए नहीं, व्यापार और निवेश के अवसरों पर ज्यादा चर्चा हो सके, भारत में निवेश ज्यादा मात्रा में आ सके, इसके लिए भारत ने अपना इतना बड़ा दल, जो अब तक का सबसे बड़ा दल भारतीय माना जा रहा है, इस दल को वहां पर उन्होंने भेजा है। इसके बाद में है विश्व आर्थिक मंच की 2025 की बैठक का आयोजन कब से कब तक किया जाना है? तो आपको बता दिया 20 से लेकर के 24 तारीख तक, यानी 5 दिवसीय ये सम्मेलन है। तो 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है उसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। आप तक वीडियो एकदम सही आ रहा होगा। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं इसको। हाँ जी, एकदम सही, परफेक्ट, सब कुछ चीजें चल रही है। अगर बातचीत की जाए तो 20 से 24 जनवरी याद रखना है। इसके बाद अगला हमारा है खो खो विश्व कप। मैंने बताया था फर्स्ट खो खो विश्व कप का आयोजन भारत में किया जा रहा है, और भारत में भी इसका आयोजन जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर किया गया। न्यू दिल्ली के अंदर इसका क्या किया गया? आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मुझे लगता है कि आपको जरूर याद हो जाएगी। इसके अलावा इसमें 20 टीमें पुरुषों की और 19 टीमें महिलाओं की, जिन्होंने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। 13 तारीख से लेकर के 19 जनवरी तक, 13 से 19 जनवरी 2025 तक इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया था। इसके अलावा और भी बातें, भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें जो है इन्होंने जीत दर्ज की है, यानी भारत इसका चैंपियन बन चुका है। अब ये ध्यान रखना है, क्या है? चैंपियन, खो खो का चैंपियन भारत बन चुका है। तो हमारा एक तरीके से ये पारंपरिक खेल है खो खो। इस खो खो में भारत पुरुष और महिला दोनों में चैंपियन बन चुका है, दोनों में जीत दर्ज कर ली है, महिला और पुरुष दोनों टीमों ने। और वो भी किसको हराकर? नेपाल को हराकर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। नेपाल को हराकर जो है खो खो में 2025 का ऐतिहासिक खिताब जीत लिया है। भारतीय पुरुष खो खो टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से पुरुषों ने हराया, और 78-40 से जो है वो महिलाओं ने हराकर इसमें जीत दर्ज कर ली है। ठीक सर, अगला ये जो है इसके शुभंकर हैं। आपसे शुभंकर जरूर पूछा जा सकता है। शुभंकर हर बार परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 2 शुभंकर जो है इसके लिए आपको याद रखने हैं। एक का नाम जो रखा गया वो रखा गया तेजस। क्या नाम रखा गया? तेजस। लड़ाकू विमान का नाम सुना होगा। तेजस और तारा जो है ये 2 इसके शुभंकर हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तेजस और तारा, तेजस और क्या है? तारा, तेजस और तारा, तेजस और तारा। खो खो फेडरेशन ने टूर्नामेंट के आधिकारिक जो मेस्कोट है तेजस और तारा, इसका भी अनावरण उन्होंने किया। तेजस जो प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक है। तेजस किसका? तेजस प्रतीक है प्रतिभा और ऊर्जा का। प्रतिभा और किसका है? प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक है। उसी के साथ साथ तारा जो है मार्गदर्शन और आकांक्षा, मार्गदर्शन और आकांक्षा, मार्गदर्शन और किसका प्रतीक है? आकांक्षा का प्रतीक है, आकांक्षा का प्रतीक है। ये 2 रखे गए हैं, तेजस और तारा। तेजस तारा, तेजस तारा याद कर लो। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। और इस पारंपरिक भारतीय संस्कृति से डिजाइन करते हुए नीले और नारंगी रंग के खेल पोशाक जो है इसमें दर्शाया गया। यह खो खो खेल की विरासत और इनके आधुनिक आकर्षण का को क्या करता है? बताता है। तो ये खो खो विश्व कप का आयोजन कहां पर? ये एकदम नीले रंग की ये ट्रॉफी जो तैयार की गई है वो भी बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है। ये खो खो के दोनों शुभंकर आपके सामने है, इनको भी जरा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय महिला एवं पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 की खिताब को अपने नाम कर लिया है। महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने फाइनल में नेपाल को हराकर खिताब जीता। दोनों मुकाबले रविवार को नई दिल्ली में क्या किए गए थे? आयोजित किए गए थे। खो खो वर्ल्ड कप का पहला संस्करण था, ये अभी हाल ही में जो हुआ है ये पहला संस्करण था, जिसे भारतीय ओलंपिक संघ का समर्थन प्राप्त है। और 20 पुरुष की टीमें और 19 जो महिला की टीमें, भारतीय ओलंपिक संघ जो है
इंडियन ओलंपिक यूनियन मान लीजिए, इसका इसे समर्थन प्राप्त है या इससे इसे मान्यता प्राप्त है, ऐसा भी आपको समझना है। इसके सवाल देखिए। अब सबसे पहला सवाल है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारत की महिला एवं पुरुष टीम ने कौन सी टीम को हराकर खिताब जीता? तो पुरुष और महिला दोनों टीमों ने नेपाल को हराकर ये खिताब प्राप्त जो है वो किया है। नेपाल की टीम को हराकर पुरुष और महिला यानी मेल और फीमेल दोनों टीमों ने भारत में इस खो खो में अपनी जीत दर्ज जो है वो की है। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। आयोजन कहाँ किया गया इसका? तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया सर? 13 से लेकर के 19 जनवरी तक इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ठीक है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? इसका पहला संस्करण नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। इसका आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। भारतीय पुणे में नहीं, पुणे में पिछले दिनों आपको पता है किस चीज का आयोजन हुआ था, और जो आर्मी डे था या सेना का दिवस था उस दिन यहाँ पर एक प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। मुंबई जो अभी है यहाँ पर टाटा के द्वारा, किस ग्रुप के द्वारा? टाटा ग्रुप के द्वारा यहाँ पर एक मैराथन का आयोजन किया गया। जो सबसे फेमस मैराथन है वो टाटा ग्रुप के द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है। कोलकाता नहीं है। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में, और ये हुगली नदी के किनारे। कहाँ पर है? हुगली नदी के किनारे जो है यह स्थित है। ठीक बात है। हमारा पड़ोसी देश जो है वो पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, जो कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से जन्म लिया था। श्रीलंका में आपको पता है सिंहली जो है एक कौन से समुदाय निवास करता है? सिंहली निवास करता है, और एक तमिल समुदाय जो है वो निवास करता है, तमिल समुदाय। इन सिंहली और तमिलों के बीच में विवाद के कारण ही इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को कितने अंकों से हराया था? भारतीय पुरुष टीम ने इसी में फाइनल मुकाबले के अंदर, किसमें? फाइनल मुकाबला जो हुआ, इस फाइनल मुकाबले में 54-36 पॉइंट से इनको क्या हराना पड़ा। तो 54-36 के आंकड़े से जो पुरुष टीम है, कौन सी टीम है? पुरुष टीम है, उसने 54-36 से फाइनल मुकाबले में किसको हराया? नेपाल को हराया। ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय महिला टीम ने नेपाल को कितने अंकों से हराया? अब की बार महिला टीम के बारे में पूछ रहा है। महिला टीम ने 78-40 के अंतर से इनको क्या किया? हराया। 78-40 के अंतराल से फाइनल मुकाबले में। फाइनल जरूर याद रखना है, सारे पॉइंट्स नहीं पूछे जा सकते आपसे परीक्षा में, फाइनल मुकाबला केवल याद रखना है। इसके बाद में खो खो वर्ल्ड कप 2025 में कितनी पुरुष टीमों ने भाग लिया? तो पुरुषों ने 20 टीमों ने भाग लिया। कितनी महिला टीमों ने भाग लिया? तो 19 महिला टीमों ने इसमें भाग लिया। इसमें 20 है और इसमें 19 है, जो कि मैं सवाल आपको एक बार पहले भी करा चुका हूं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 को किसने समर्थन दिया? तो भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसके द्वारा समर्थित है। ये वाला भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा समर्थित जो है वो खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक जो शुभंकर हैं, मैस्कॉट को क्या बोलते हैं? शुभंकर बोलते हैं हिंदी में। शुभंकर जो है वो कौन कौन से हैं वो भी बता दीजिए। तो एक है तेजस, जो कि तेज का, प्रगति का प्रतीक है। इसके अलावा एक है तारा, जो आशा और आकांक्षा को रिप्रेजेंट करता है। तेजस और तारा इसके शुभंकर है, जो कि आपके सामने तेजस और क्या है? तारा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 को आधिकारिक मैस्कट तेजस और तारा का क्या प्रतीक है, यानी इसका अर्थ क्या है? तेजस का क्या अर्थ है और तारा का क्या अर्थ है? तो तेजस का अर्थ है मार्गदर्शन, ठीक है, और तारा का मतलब है ऊर्जा या आकांक्षा। आकांक्षा, ऊर्जा या क्या है? आकांक्षा है। यहाँ पर तेजस प्रतिभा या ऊर्जा का प्रतीक है, ये भी सही है, प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक है। और तारा जो है मार्गदर्शन और आकांक्षा, ये एकदम सही है। इसमें तेजस प्रतिभा का प्रतीक है, ऊर्जा, तारा इसका प्रतीक है। तो मुझे लगता है तेजस प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक है, और तारा जो है वो मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है। तो ये तेजस, और ये याद रखना। यहाँ ध्यान रखिएगा, अर्थ दे रखा है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। तेजा राजा नहीं है, रजा रमा नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यह है, तेजस जो है वो प्रतिभा का प्रतीक है या ऊर्जा का प्रतीक है। तारा जो है वो मार्गदर्शन या आकांक्षा का प्रतीक है। चलिए सर, अगला टॉपिक जो है उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जीपी सिंह। क्या है? जीपी सिंह। जीपी सिंह कौन है साहब? जीपी सिंह है नए सीआरपीएफ के डीजी। सीआरपीएफ जो है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, उसके डीजी बन चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऐसा कहें, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, यानी इसके महानिदेशक बन चुके हैं। कौन भाई साहब? ये है आपके सामने जो है ये डीजी कहां के? ये हैं
सीआरपीएफ के। जीपी सिंह ये 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, 1991 बैच के क्या है, अधिकारी हैं। अभी हाल ही में कहां से आए हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। असम राइफल्स जो है, क्या है, असम राइफल्स, असम राइफल्स जो है यहां पर काम करके आए हैं या किसी अन्य बटालियन से आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है इनके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया निदेशक जनरल जो है वो नियुक्त किया है। किसे हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ का अभी हाल ही में सीआरपीएफ का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इनसे पहले अनीश दयाल सिंह थे, लेकिन उनके स्थान पर विपुल कुमार बल जो है वो कार्यवाहक के तौर पर काम कर रहे थे। किस बैच के आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी, सॉरी मैंने कहीं पीछे शायद एक जगह आईएएस अधिकारी लिख दिया है, ये 1991 के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चलिए इसके बाद में बात करते हैं, यहां पर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सेवानिवृत्ति किस तारीख को मिलेगी, 2027 को इनकी सेवानिवृत्ति होगी। और 2027 को वो भी कितने तारीख को, 26 नहीं है, 28 नहीं है। तो यहां पर इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कहां तक होगी, 31 दिसंबर 2027 नहीं, 30 नवंबर 2027 तक इनकी नियुक्ति जो है वो होगी। और इस दिन ये क्या होंगे, रिटायर, यानी 2027 तक इनको अपॉइंट किया गया है। सीआरपीएफ का महानिदेशक बनने से पहले ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह किसके कार्यवाहक प्रमुख थे, यानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह किसके प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे, बीएसएफ नहीं, एनडीआरएफ नहीं, सीआरपीएफ नहीं, असम राइफल्स जो है इसके प्रमुख के तौर पर, कार्यवाहक नहीं थे, है ना, इसके प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे। सीआरपीएफ का महानिदेशक बनने से पहले ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के स्थान पर जो कार्यवाहक प्रमुख थे इसके, वो कौन थे, विपुल कुमार बल जो है वो थे। इससे पहले अनीश कुमार दयाल जो है वो पूर्णकालिक अध्यक्ष थे, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद विपुल कुमार बल को क्या किया गया, इस पद पर अपॉइंट किया गया था। शशि कुमार नहीं, पंकज कुमार नहीं, ये नहीं, आप लोग ये बात समझ गए। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे तीनों सेना प्रमुख हैं, ठीक है, पहला तो आपको याद रखना है सीडीएस कौन है, फिर एयरफोर्स के प्रमुख कौन है, फिर उसके अलावा नेवी के प्रमुख कौन है, इसके अलावा आपको आर्मी प्रमुख कौन है। ये सारे नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं नियुक्ति से जुड़ा हुआ पेपर के नजदीक आपको सवाल कराऊंगा, आप निश्चिंत रहें। अगला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन जो है वो किया है। इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया, तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन, न्यू दिल्ली के अंदर इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। क्या भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है, क्या भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है या किसी दूसरी जगह पर आयोजन किया जा रहा है। तो ये ग्लोबल एक्सपो है जिसका इनॉग्रेशन जो है वो किसके द्वारा किया गया, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो है ये उद्योग विभाग द्वारा या उद्योग द्वारा संचालित एक तरीके का उद्योग है, उद्योग संचालित और सरकार समर्थित पहल है। भारत मोबिलिटी एक्सपो क्या है, उद्योगों द्वारा, जो उद्योगपति उनके द्वारा इसका संचालन होता है, लेकिन ये भारत सरकार की एक समर्थित पहल है। इसका समन्वय इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ईईपीसी, ईईपीसी इंडिया जो है, इंडिया, इसके द्वारा इसका प्रमोशन किया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो उद्योगपति ग्रुप है उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो शो है, यानी एक तरीके से ये कह दीजिएगा आप लोग, ये ग्लोबल एक्सपो है किससे जुड़ा हुआ, ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ, ठीक है, ऑटो मोबाइल से जुड़ा हुआ ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये कहा जा रहा है एक्सपो का आयोजन अभी दिल्ली में किया गया है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है साहब, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एक्सपो का आयोजन किया। इसका आयोजन कहां पर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ऑटो क्षेत्र जो है उसको और ज्यादा पहचान दिलाना, और ज्यादा बड़ा करना है और पर्यावरण अनुकूल वाहनों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम का उद्घाटन अभी हाल ही में किया, तो अभी हाल ही में उन्होंने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 जो है इसका उद्घाटन किया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उन्होंने उद्घाटन किया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहां किया गया, जयपुर में नहीं भैया, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, बेंगलुरु में नहीं भी, हैदराबाद में भी नहीं, नई दिल्ली में जो है इस मोबिलिटी एक्सपो का आयोजन किया गया।
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का मुख्य उद्देश्य है शैक्षिक संस्थाओं की प्रगति दिखाना नहीं है, तकनीकी नवाचार और मोबिलिटी समाधान को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, खेल नहीं, पर्यटन नहीं। तकनीकी नवाचार और मोबिलिटी समाधान को क्या करना है, समर्थित करना है। इसके लिए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का क्या किया गया, आयोजन किया गया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में किस क्षेत्र से संबंधित नवाचार जो है उसको प्रदर्शित किया गया? शिक्षा से नहीं, स्वास्थ्य से नहीं, कृषि से नहीं, मोबिलिटी या परिवहन या ऑटोमोबाइल से आप लोग कह सकते हैं। ऑटो मोबाइल जो है, ऑटोमोबाइल इस सेक्टर से जुड़े हुए जो क्षेत्र है उन पर फोकस इसमें किया गया था। ठीक बात है सर। अगली बात, भारत में इसी ऑटोमोबाइल एक्सपो के अंतर्गत जो है वो पहली जो एयर टैक्सी है, फ्लाइंग एयर टैक्सी जो है, उस टैक्सी का नाम रखा गया है शून्य। उसकी लॉन्चिंग भी एक तरीके से की गई है शून्य। अब आपको वाहनों में चलने की जरूरत नहीं, आपको ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे शहरों में एक स्थान से आपको आसमान में उड़ाकर दूसरी जगह छोड़ देगा। भारत में पहली उड़ने वाली टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप इस साल ऑटो एक्सपो 2025 में दिखाया गया है। सोना SPEED और सरला एविएशन, ये दो कंपनी है। SPEED, ठीक है, SPEED और एक क्या है, एक है सरला एविएशन। ये दो कंपनियां हैं जिन्होंने मिलकर सोना, SPEED और सरला, ये है तो है सोना, एक है सरला, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। यह टैक्सी जो है किस पर, EVTOL इस टेक्निक पर आधारित है। यानी इसमें क्या होता है, बिना रनवे पर दौड़े सीधे उड़ान भर सकती है। अगर यह एयर टैक्सी भारत में लॉन्च होती है तो इससे बड़ी शहरों के ट्रैफिक में फंसे लोगों को बड़ी सुविधा होगी और यातायात की समस्या का समाधान होगा। 2028 तक इसे बाजार में लाने का लक्ष्य है। अभी इस एक्सपो में इसे लॉन्च किया गया, 2028 तक इसे भारत के अलग अलग शहरों में लाया जा सकता है। और EVTOL का मतलब है, ये क्या है, सीधे रनवे पर दौड़कर नहीं बल्कि सीधे आसमान पर उड़ान भरने में क्या है, सक्षम है। इस टेक्निक को कहा गया है EVTOL टेक्निक। इस टेक्निक पर इसको क्या किया गया, बनाया गया है। चलिए सर, भारत में इस प्रकार की ये एयर टैक्सी है, क्या है, एयर फ्लाइंग टैक्सी। एयर फ्लाइंग टैक्सी जो है ये ऐसी है, ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। भारत की फर्स्ट एयर फ्लाइंग टैक्सी जो है, इसका नाम क्या रखा गया है, तो नाम रखा गया इसका शून्य। ये जरूर याद रखिएगा, शून्य इसका क्या रखा गया है, नाम रखा गया है। तो भारत में पहली उड़ने वाली टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप कहां दिखाया गया, मुंबई में नहीं साहब, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दिखाया गया, लेकिन ये दोनों सही है ना। ऑटो एक्सपो 2025 में नई दिल्ली में इसे दिखाया गया है। शून्य उड़ने वाली टैक्सी किस तकनीक पर आधारित है, EVTOL टेक्निक पर आधारित है, जिसमें रनवे पर दौड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आसमान में उड़ान भर सकती है। सुपरसोनिक टेक्निक नहीं, हाइपरलूप नहीं है। शून्य उड़ने वाली टैक्सी को किस वर्ष तक बाजार में लाने का लक्ष्य है, तो बाजार में 2028 तक लाया जाएगा, क्योंकि 2025 में इसका पहला डेमो जो है वो दिखा दिया गया है। तो 2025 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 इसका क्या है, राइट आंसर होगा। शून्य उड़ने वाली टैक्सी को किसने संयुक्त रूप से विकसित किया, एक तो मैंने बताया था सोना, सोना SPEED जो कंपनी है इसके द्वारा, और एक सरला एविएशन है, क्या है, सरला एविएशन, सरला एविएशन। इन दोनों कंपनियों के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो यहां पर सोना और SPEED और सरला एविएशन जो है, इन दोनों के द्वारा इसे क्या किया गया, तैयार। टाटा मोटर्स और महिंद्रा नहीं, बोइंग एयरवेज नहीं, भारतीय रक्षा मंत्रालय, इसरो नहीं। इसरो तो लगातार अलग अलग काम कर रहा है अपने नाम रोशन करने के लिए। शून्य उड़ने वाली टैक्सी का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, शून्य उड़ने वाली टैक्सी का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को बचाना नहीं है, एयरलाइंस के खर्चों को कम करना नहीं है, बड़े शहरों के ट्रैफिक समस्या जो है उसका हल निकालना है। बड़े शहरों में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, उस ट्रैफिक की प्रॉब्लम को क्या करना है, कम करना है मेरे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई आज की इस क्लास की सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैंने बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सब तैयारी करते रहिए। देश दुनिया में आयोजित होने वाली तमाम प्रकार की खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए। यह है क्लास फर्स्ट ग्रेड और RAS भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए यह क्लास रहेगी, जिसके सभी बिंदुओं को मैंने यहाँ पर रेखांकित किया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नाइस, थैंक यू, थैंक यू।